हिंदुत्व पर फिर राहुल का सेल्फ गोल, पोल पर बीजेपी का हल्ला बोल, दिल्ली से भोपाल तक बवाल, कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर सवाल। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने वाले राहुल आज सवालों में हैं। भोपाल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर ने उनके बयान पर शिकायत दर्ज कराई है। अब आपने कहा कि सरस्वती की शक्ति कम हो रही है, लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है, दुर्गा की शक्ति कम हो रही है। फिर ये जो है लक्ष्मी और सरस्वती को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। कौन होते तुम हिंदुओं का अपमान करने वाले? अरे राहुल गांधी, तुम कठमुल्लों के हाथ की कठपुतली मत बनो, तुम पाकिस्तान के वोटों के भिखारी मत बनो। राहुल के बयान पर बवाल इस कदर बढ़ गया है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने तो राहुल को इच्छाधारी हिंदू तक बता दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पे जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। इस पे से बीजेपी का ये कहना मानसिक संतुलन राहुल जी का खराब हो गया है। इसलिए ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, दिग्विजय सिंह बोलते हैं, वैसे ही पूरी बीजेपी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। ये वो लोग हैं जो देश को आज भी बांटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म और मजहब के नाम पे आज भी नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल पर बीजेपी के इस आक्रामक रुख को समझने के लिए उस बयान को भी सुन लीजिए जिसमें राहुल ने बीजेपी के हिंदुत्व पर विवादित बयान दिया। पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो आरएसएस के विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। यही बयान राहुल और कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बनती दिख रही है, क्योंकि अगले साल 2022 में यूपी गुजरात में इलेक्शन है। वहीं 2023 में एमपी छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये बयान राहुल के लिए सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर की गई कांग्रेस की मेहनत पर यह बयान पानी तो नहीं फेर देगा, क्योंकि बीजेपी अपने सियासी स्वभाव के अनुरूप राहुल के बयान को चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राहुल का सेल्फ गोल प्रश्नवाचक। क्या ये सेल्फ गोल है या हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर किया गया एक बेहद करारा हमला है? अब ये तो विश्लेषण और चिंतन मनन का विषय है ही, लेकिन कुछ समय पहले हमने एक नामचीन पत्रकार, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता की और अभी भी वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिल्ली में सक्रिय हैं, उनका एक विश्लेषण पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने एक बड़ी चतुराई की। ऐसा उनके विश्लेषण का सिरा था। इससे हम अपने को नहीं जोड़ते हैं, वो मैं आपके सामने सिर्फ एक चिंतन मनन और विश्लेषण की दृष्टि से, और इस डिबेट में हम उस सवाल पर बात भी करेंगे। उन वरिष्ठ पत्रकार का कहना था कि इंदिरा गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कभी ये नहीं कहा कि वो धर्म या हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, और उन पत्रकार महोदय का ये दावा था कि इंदिरा गांधी ने ऐसा बहुत सुविचारित सोच और रणनीति के तहत किया। लेकिन 90 के दशक में जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले और इंदिरा गांधी और उनके बाद उनके पुत्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी
उस समय 91 में राजीव गांधी जी नहीं रहे, आतंकी हमले में उनकी शहादत हुई। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस, सोनिया जी और पूरी कांग्रेस बीजेपी को लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरती नजर आने लगी। और उन पत्रकार महोदय का यह भी दावा था कि यही सबसे बड़ी कांग्रेस की रणनीतिक भूल है कि वो उसी ग्राउंड पर चली गई जिस ग्राउंड पर बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस आकर सामने उस पर हमले करे। अब ये कितनी सच्चाई है, तर्क दमदार तो लगता है कि क्या ये गलती कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। अगर उन पत्रकार महोदय के दावे को माने कि ये सच है तो राहुल गांधी जी की ये एक बड़ी गलती भी हो सकती है, अगर उनके दावे की मैं बात करूं। और हो सकता है राहुल गांधी जी ने बहुत सोच विचार कर, राजनीति के पैमानों को परख कर ये बयान दिया हो, जो भी है। लेकिन इसने एक डिबेट ज़रूर छेड़ दी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ही वो व्यक्ति हैं जो हिंदुत्व को या हिंदू भाव को समझते हैं, इससे सब एग्री हैं। और फिर उन्होंने कुछ ऐसे विचारधारा से जुड़ी हुई महिलाओं की हत्या की बात की जिसमें बीजेपी की कथित संलिप्तता का आरोप उन्होंने लगाया। बहरहाल ये राजनीति के पहलू हैं, लेकिन राजनीति में ये भी कहा जाता है कि आपको बहुत सोच समझकर, तोल मोल कर बोलना चाहिए। और ये बात हमेशा कही जाती है, कोटेशन जो बहुत ध्यान में आता है वो ये कहता है कि अपने विचारों के प्रति हर पल सतर्क रहिए, क्योंकि वो किसी भी क्षण आपके मुखारविंद में आकर आपके शब्द बन सकते हैं। बहरहाल आज इस पर हम बात करेंगे कि राहुल जी का ये बयान एक बड़ा राजनीतिक हमला है या एक बड़ी राजनीतिक गलती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं, सौम्य, विनम्र और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक तेजस्वी पत्रकार। बहुत स्वागत है संदीप आपका। अजीत सिंह भदौरिया हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, और दबाव उन्हीं पर है आज पूरा। और हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता, प्रदेश मंत्री, और वो भी एक गहरी विचार दृष्टि रखने वाले राजनेता हैं, रजनीश अग्रवाल। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी। मैं वो सीधा प्रश्न लेकर चाहता हूं आपके पास, बड़ा राजनीतिक हमला बीजेपी पर या बड़ी राजनीतिक गलती? देखिए शरद जी, आपने इंदिरा जी की और कांग्रेस की बात की, तो ना तो आप इंदिरा जी हैं और ना आज वैसी कांग्रेस है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। वक्त बदलने के साथ कांग्रेस भी बदली है। जैसा आपने कहा कि 1991 के बाद जो बीजेपी पर हमला हुआ और उसे हिंदूवादी गोल पर खड़ा कर दिया गया, कांग्रेस से कहीं ना कहीं ये लगातार चूक हो रही, क्योंकि ये देश जो है, आप एक तरफ कहते हैं सर्वधर्म संभाव वाली बात है, जैसे आपने उदाहरण दिए राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में, उन उदाहरणों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक और मौका दे दिया है। आने वाले साल में उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव हैं। बीजेपी उसी तलाश में है कि राहुल गांधी चूक करें और वो उसको लपकें। ये आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए सामने अगर कोई बड़ा नेता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी पर बीजेपी की नजर होती है और उनकी एक गलती बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा देती है। ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये हमला नहीं हो सकता। आपको जब बात बोलनी है तो शब्दों का चयन आपका बेहतर होना चाहिए। विपक्षी को मौका नहीं मिलना चाहिए, उसको घिरना चाहिए। लेकिन ऐसे बयान देके आप खुद घिर जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आने वाले समय में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कहीं चूक तो कर गए हैं। ये भदौरिया साहब, आप की प्रतिक्रिया, किस तरह से आप अपने इस नेता के इस बड़े बयान को देखते हैं और इसके पक्ष में आपकी दलीलें क्या हैं? जी भदौरिया जी। देखिए आदरणीय शरद जी, आप देखेंगे कि राहुल जी का ये बयान आया है, वो उद्बोधन है महिला कांग्रेस के सम्मेलन का, स्थापना महिला कांग्रेस के दिवस के सम्मेलन का। आप उसमें राहुल जी ने गलत कहा, क्या कहा आप बताइए? राहुल जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर पूरा विश्व ये मानता है कि अगर हिंदू धर्म को किसी ने माना, पहचाना, और बीजेपी भी इस चीज़ को मानती है कि महात्मा गांधी जी सर्वोपरि रहे। आज हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व उदारवाद है, कट्टरवाद नहीं है। हिंदुत्व मानवतावादी है। हिंदुत्व वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक नहीं है, वर्गवादी नहीं है। हिंदुत्व, ये हिंदुत्व है। आज राहुल जी ने गलत क्या कहा कि बीजेपी, आरएसएस में आप अगर देख लीजिए आदरणीय शरद जी, तो महिलाओं का कहाँ स्थान है? आप महिलाओं के प्रति आपके मन में सम्मान ही नहीं है। उन्होंने तो एक नाम दे के उदाहरण प्रस्तुत किया
उस अगर बयान को आप अगर पूरा देख लेंगे, उदाहरण प्रस्तुत किया कि इन महिलाओं का अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षण में करती चली आई है। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है, महिलाओं के नारी सम्मान के लिए राहुल जी का बयान है, और नारी सम्मान के लिए राहुल जी का बयान होने से भारतीय जनता पार्टी जो मूल मुद्दे हैं आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा करती चली आ रही है। तो ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नारी के सम्मान के लिए और नारी के हितों की रक्षा के लिए राहुल जी का ये बयान है, तो इसमें कहीं कोई धर्म या उसकी बात नहीं है, सब नारी के सम्मान की बात है। रजनी जी किस नज़रिए से देखते हैं? चलिए, एक रुख उनकी तरफ भी और एक टिप्पणी उनकी तरफ भी, क्योंकि उन्होंने संदीप जी की भी बात सुनी और सुनी अपने साथी अजीत सिंह भदौरिया जी की बात। जी रजनी जी। देखिए, संदीप जी ने बहुत ठीक कहा कि ना इंदिरा जी हैं और ना इंदिरा जी जैसी कांग्रेस है। इंदिरा जी ने तो वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया था, उनके योगदान को, आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया उसको रिकॉग्नाइज किया था, उसे सम्मान देने का काम किया था। राहुल गांधी जी सावरकर जी का लगातार कई बार अपमान करते रहे। हिंदुत्व क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने 91 में साबित कर दिया, परिभाषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसको तो मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं है, कोई कारण नहीं चैलेंज का। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, राष्ट्रपति के नाते उन्होंने बहुत स्पष्ट हिंदुत्व और धर्म की व्याख्या भी की थी, जो उस समय की जो शैडो सेकुलरिज्म लेकर, छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर चलने वाली कांग्रेस थी, उसकी धारा से बिल्कुल भिन्न थी। विठल नरहरि गाडगिल ने बहुत स्पष्ट कहा था हिंदुत्व को लेकर भी, और उस समय जो धर्म आधारित राजनीति, धर्म केंद्रित राजनीति थी, उसको लेकर भी। दरअसल ये कोई भूल कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर, ये हम आप विश्लेषण करते समय ये बात उल्लेख करते हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि ये चैतन्य समाज है। समाज अपमान सहन नहीं करता। आप तीन देवियों का जिस प्रकार अपमान कर रहे, महालक्ष्मी, महादुर्गा, महासरस्वती का, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वामपंथी दुर्गा का अपमान करते हैं, लक्ष्मी का अपमान करते हैं, सरस्वती का अपमान करते हैं, तमाम प्रकार से उन्होंने किताबें लिखी हैं अपमानित करते हुए, वो कई बार सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। ठीक वही भाषा है, ठीक वही भाषा आपको हिंदुओं को गरियाने की रहती है। दरअसल ये दुनिया के लेफ्ट लिबरल्स नाम की जो प्राणी हैं, उनके प्रवक्ता बन गए हैं। ये वामपंथी केंद्रित कांग्रेस हो गई है। ये कांग्रेस वो श्री अरविंद लाल बालपाल की या अरविंद मालवीय की वो कांग्रेस कहां रही? वो कांग्रेस नहीं रही। न श्री अरविंद की है, न मालवीय जी की है, दोनों की नहीं है। तो ये कांग्रेस तो केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की है। इसलिए हिंदू के नाम से केवल गरियाने का काम करने का। भदौरिया जी बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी बोल लीजिए। जी देखिए, आज अगर इस चीज को रजनीश जी ने भी स्वीकार किया कि इंदिरा जी ने सम्मान किया विपक्ष का, आज आप तो भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों तक को करे आते रहते। आपने किसी को छोड़ा क्या? आज आप में नैतिकता का, भारतीय जनता पार्टी में जितना नैतिकता का क्षरण हुआ है पिछले 7 वर्ष के अंदर, आदरणीय शरद जी, उतना 17 साल के इतिहास में राजनीति का भारतवर्ष में आज ऐसा रजनीश जी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना है कि उन्होंने ये कहा है कि इंदिरा नहीं, तो ये आत्मसात भी करना चाहिए। ये आदरणीय शरद जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने आत्मसात किया क्या? इंदिरा जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, नारी की बात कर रहे हैं, आज जो दुर्गा की बात कर रहे हैं, दुर्गा की उपमा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरी संसद में इंदिरा जी को दी थी। आज जो उस इंदिरा जी का 50 बार अपमान कर चुके हैं। सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या शब्दों को टिप्पणी करती भारतीय जनता पार्टी, आपको सोचना चाहिए। आप बताओ, सावरकर जी का अपमान राहुल गांधी जी करते हैं या नहीं करते हैं? मांगी सावरकर, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? सावरकर कहाँ से वीर हो गए? सावरकर कहाँ से वीर हो गए? इंदिरा गांधी जी ने सम्मान देने का काम किया, वो गलत था। सावरकर कहाँ से वीर हो गए? सावरकर कहाँ से वीर हो गए? भदौरिया जी, रजनीश जी, भदौरिया जी, मैं एक मिनट चाहूंगा, आप दोनों का 1 मिनट चाहूंगा। भदौरिया जी, सबसे बड़ा क्रिकेटर हो जाएगा भदौरिया जी, शब्दों की रेलगाड़ी रोकिए। बात नहीं करते आदरणीय शरद जी। भदौरिया जी, शब्दों की रेलगाड़ी रोकिए, थोड़ा प्लेटफॉर्म पर रुकिए, ठहरिए और ये सोचिए
कि वीर सावरकर जी हों या महात्मा गांधी हों या दोनों ही पार्टियों से जिन पर ये कहा जाता है कि ये इन पार्टियों की विचारधारा के मूर्धन्य महापुरुष हैं, तो क्या उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप उचित है? और क्या वीर सावरकर से आपकी सिर्फ प्रतिद्वंदिता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की इसीलिए है कि वो बीजेपी के मान बिंदु से जुड़ते हैं? ये चीजें आखिर हमें कहाँ ले जाएंगी? जब हम राष्ट्र, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देश पहले है। आप वीर सावरकर का इसलिए तो सम्मान कर सकते हैं कि वो आपकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी के मान बिंदु से जुड़े हैं। क्या यह सहिष्णुता गांधी जी की नहीं है? क्या गांधी जी का यह दर्शन नहीं था? आप असहमत हैं इससे? बोलिए, चलिए बोल लीजिए। जी जी। नहीं, मैं शरद जी आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, क्या दस्तावेजों में वीर सावरकर का माफीनामा नहीं है क्या? आप मुझे बताइए। अगर वो माफीनामा नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये विषय और राहुल जी ने तो अपने उद्बोधन में कहा कि महात्मा गांधी जी सबसे बड़े हिंदुवादी थे। इन विषयों को उठाने की जरूरत है क्या? विचारधारा ने क्यों हत्या आज की? इन विषयों इसका को मतलब क्या हिंदुत्व की हत्या की आरएसएस। इससे लोगों को, उनके विचारों को और किसी पार्टी का जो आग्रह, या आपकी पार्टी का भी, आखिर ये एक अलग विषय की तरफ मैं भी जा रहा हूं आप लोगों की रो में बैठकर, माफ कीजिएगा। मैं संदीप जी की तरफ आता हूं। संदीप जी, ये बताइए कि जिन हमारे दर्शन और हमारे सनातन परंपरा के कुछ देवीय पात्रों का जिक्र जिस तरह राहुल गांधी रो में कर गए, क्योंकि उनका आशय अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनमें कुछ लेखक या विचारक उन पर हमले हुए हैं या उनकी हत्या की घटना हुई है, और संयोग से उनके नाम इन पौराणिक या हमारी आध्यात्मिक आस्था के केंद्र सनातन परंपरा के प्रतीकों से मिलते जुलते रहे। लेकिन इसको इस रूप में प्रस्तुत करना शायद भावना का अतिरेक नहीं लगता है आपको कि कहीं ये भावना का ऐसा अतिरेक है जो लोगों की भावनाओं को तो आहत कर सकता है? कहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि नाम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हम किसी की धार्मिकता को न कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन किसी भी धर्म के किसी भी बड़े महापुरुष का नाम हम किसी व्यक्ति का हो सकता है, और वो व्यक्ति कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है या खुद विक्टिम हो सकता है। जी देखिए शरद जी, जरूरत ही नहीं थी। राजनीति में ऐसे उदाहरण देने से बचना चाहिए जो लोगों की आस्था से जुड़े हों। हो सकता है कि कई ऐसे लोगों की हत्या हुई है, उत्पीड़न हुआ है, जिनका लोगों के आराध्य से मिलता जुलता नाम है। आज जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि मसले इस समय देश में बहुत बड़े बड़े हैं। इस तरह की उदाहरण देके आप अपने पक्ष को कमजोर करते हैं। एक तरफ आपको मंदिरों में जाके अपने को बताना पड़ता है कि मैं भी हिंदू हूं, और दूसरी तरफ आपके ऐसे बयान आ जाते हैं जो आपको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राजनीति में हमेशा जब भी बोला जाए, जैसा आपने कहा कि शब्द जब जुबान पर आ जाते हैं तो वो नए तरह की बात पैदा कर देते हैं। राहुल गांधी ने भी वही गलती की है, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी जैसा राजनीतिक दल है, भदौरिया जी कह सकते हैं कि वो गलत कहाँ कहा, लेकिन जिन शब्दों का या जिन नामों का प्रयोग किया है वो लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की आस्था पर चोट करेंगे तो उसके साथ बीजेपी खड़ी हो जाएगी। और जो बात आप कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, बीजेपी को अपने आप को हिंदू बताने का एक बार फिर मौका मिल जाता है। ये बात बीजेपी के लिए कही जाती है कि आप उसके मान बिंदुओं पर अगर प्रहार करते हैं तो बीजेपी दुगनी शक्ति से उसका जवाब देने के लिए एकजुट हो जाती है, क्योंकि वो और बिंदुओं पर आहत तो होती ही होगी, लेकिन जहां मान बिंदुओं की बात आती है, यानी आप कहीं ना कहीं बीजेपी को एकजुट करते हैं और बीजेपी की ताकत को जाने अनजाने में बढ़ाने का काम कर देते हैं। भदौरिया साहब, छोटी टिप्पणी आपकी, और आप इस किस नज़रिए से देखते हैं, इसको सोचते हैं, फिर मैं रजनीश जी की तरफ चलता हूं। जी देखिए आदरणीय शरद जी, बात मूल मुद्दे की है, नारी के सम्मान की बात है। मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े 2020 की रिपोर्ट में साफ प्रस्तुत करते हैं कि 7230 नाबालिग बच्चियां मध्य प्रदेश की गायब हैं। 77 बलात्कार पर डे हो रहे हैं, 42 बच्चे पर डे गायब हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो मूल मुद्दे की बात नारी के आत्मसम्मान की बात है। प्रतीकात्मक नाम किसी का भी कुछ हो सकता है। राम नाम का व्यक्ति भी गलत काम कर सकता है और श्याम नाम का व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। तो ये गलत बात नहीं है।
ये नाम प्रतीकात्मक हैं। इसको मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 7 साल देश में और 17 साल मध्य प्रदेश में जनहित का कोई काम करने का मुद्दा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा दूसरा कार्य नहीं करती। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। बात सुप्रीम कोर्ट की मैंने कही, बात कांग्रेस के नेताओं की, उत्कृष्ट नेता हैं उनके उदाहरण भी मैंने दिए, और जो पूर्वकालिक नेता हैं उनके उदाहरण भी दिए। मैं तो इंदिरा गांधी से आपने बात शुरू की तो इंदिरा गांधी जी का भी उदाहरण दिया। तो मैं बहुत स्पष्ट अपनी बात दोहराता हूँ कि ये वामपंथ केंद्रित कांग्रेस है। कि लेफ्ट लिबरल्स के सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स जो हैं उनके प्रवक्ता बनकर लगातार षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं, आस्था पर कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार जो भाषा वामपंथियों से मिलती जुलती है वो भाषा लगातार ये बोलने का काम करते हैं। ये सहन तो ये समाज नहीं करेगा, क्योंकि ये आस्थावान समाज है और इस तासीर इस समाज की ऐसी है। आप मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? जिन कहते मूल मुद्दों से भटका रहे, मूल मुद्दों से भटका रहे, तो जी आप शुरू करिए ना नैरेटिव। आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात करना शुरू करते हैं? आप क्यों हिंदुओं का अपमान करते हैं? आप विकास की बात क्यों नहीं कर पाते? आप अर्थतंत्र की बात क्यों नहीं करते? आप तमाम प्रकार के गुड गवर्नेंस की डिलीवरी की बात क्यों नहीं करते? आप 1 रुपए चलता है 1 रुपए पहुंचता है क्यों नहीं बात करते? आप इस पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप परास्त हो जाओगे। और ये बहस अच्छी लगती है। पूरे अर्थव्यवस्था बैठी जा रही है। विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ राहुल जी चर्चा कर रहे हैं। इसको तो गवर्नमेंट गंभीरता के साथ नहीं ले रही। एक ड्राफ्ट बना के राहुल जी ने कोरोना काल से लेकर सब किया देश के सामने। आप लोग स्वीकार कहाँ कर रहे हैं उसको? आपकी गलती है, आप स्वीकार कहाँ करते हैं? आप सुनना कहाँ चाहते हैं? आप देश के विकास की बात करना चाहते हैं, जनता के हित की बात करना चाहते हैं। आप तो सुनना ही नहीं चाहते। भदौरिया जी, ये बहुत गंदी आदत होती है। जी बोलिए रजनी जी, बात पूरी करिए जी। तो ये अगर एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं तो उस एनसीआरबी के आंकड़ों में ये बात जो लिखी गई है वो क्यों स्वीकार नहीं करते कि सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराधों की वृद्धि दर राजस्थान की है, बच्चियों को घर वापसी की सबसे ज्यादा वृद्धि दर मध्य प्रदेश की है। तो उसी एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो क्योंकि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं इसलिए आप पकड़े जाते हो। कम से कम मूल मुद्दों की बात करना है तो तथ्यपूर्वक उठाकर मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता है। और इसीलिए चाहे धर्म के, आस्था के, विकास के, सुशासन के, जनकल्याणकारी योजनाओं के, नेतृत्व के, दलगत राजनीति के, चाहे जो समाज की चुनौतियों के, समस्याओं के, मैं संदीप जी की तरफ आ रहा हूँ। जी संदीप जी, राहुल जी जो बात कह रहे थे, प्रतीक बहुत स्पष्ट है कि वो महिलाओं पर हुए, ऐसी महिलाओं पर जिनके ऊपर अत्याचार हुए हैं उनका नामोल्लेख के साथ अगर ऐसी भी बात है, या वो प्रतीकों का जिक्र कर रहे थे, देवियों का नाम लेकर कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन क्या इतना सीधा उनको बात करनी थी? सोनिया जी भारत की मूल नागरिक नहीं रहीं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अद्भुत समझदारी रखी कि उन्होंने भाषा के संयम को हमेशा रखा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के एक्सप्रेशन को ज़्यादा बेहतर समझती रहीं। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हिंदी भी बहुत अच्छे से सीखी और भारतीय संस्कृति को भी आत्मसात किया, लेकिन वो ये जानती थी कि उनका मूल जो एक्सप्रेशन है वो हिंदी में नहीं है, तो उन्होंने कभी बहुत खुलकर कहने की चेष्टा सार्वजनिक मंचों पर नहीं की। राहुल जी का भी माध्यम पढ़ाई का अंग्रेज़ी ज़रूर रहा होगा। क्या ये एक्सप्रेशन का भी एक मसला हो जाता है कि हिंदी को बहुत अच्छे से समझने वाला बहुत घुमा फिरा के या सीधे तौर पर हमले कर देता है? क्या इस रूप में भी इसको देखा जा सकता है? शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी सपाट और सीधा बोलते हैं, क्योंकि भाषा का अंतर जो आपने कहा, क्योंकि समझ का भी उस तरह का अंतर होता है। भाषा जिस तरह की होती है, समझ भी उस तरह की। राहुल गांधी दोनों भाषाओं को जानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते पर कि नहीं जानते, लेकिन राहुल गांधी जैसा भदौरिया जी कह रहे हैं कि कहने का भाव उनका कुछ और रहा होगा, लेकिन भाव समझता कौन है? राजनीति में तो परसेप्शन बनाया जाता है। उन्होंने जो कहा वो बात सामने आ गई और बीजेपी ने उसको लेके हमले शुरू कर दिए। अब रक्षात्मक रुख में कांग्रेस है। अब कांग्रेस को आने वाले समय में जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी ने यह कह दिया है कि आस्था पर चोट की है राहुल गांधी ने। देश में चुनिंदा पार्टियां रही हैं, वो भी मुझे लगता है कि एक बड़े राज्य की एक रीजनल पार्टी पर ही ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है, और एक और राज्य में ये बात उठी है एक पार्टी के शासन के समय कि आपके यहाँ अपराध बढ़ाए गए, अपराधियों को प्रश्रय दिया गया। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी पर यह आरोप अभी तक इस रूप में नहीं देखा गया है कि आप अपराधियों की फैक्ट्री हो गए हैं।
आप जब शासन में आते हैं कांग्रेस या बीजेपी, तो अपराध तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। अपराधों का कारण आर्थिक विषमता है, निश्चित तौर पर है, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी पर सवाल है, बेहिचक है, समाज की विसंगतियां, इंटरनेट और तमाम तरह की घटनाएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, उसके पीछे ये बड़े कारण हैं। आर्थिक विषमता की मैं बात करूंगा, स्त्रियों के प्रति सम्मान में कमी की मैं बात करूंगा, लेकिन इसको अगर किसी पार्टी पर थोपा जाता है तो ये सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी अगर शायद ये कहते हैं कि आज महिलाओं का गैस का सिलेंडर कितने का हो गया है और उनको कितनी कठिनाई हो रही है या उन्हें बाहर निकलने में कितनी सुरक्षा की बात है, तो ये बात शायद ज़्यादा बेहतर मौजूद हो सकती थी उनके एक्सप्रेशन को लेकर, और बीजेपी भी उसका जवाब तथ्यों और तर्कों के साथ देती। लेकिन बैठे ठाले उन्होंने एक ऐसा मसला छेड़ दिया जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमने की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन हिंदुत्व को केंद्र बिंदु मानकर आगे बढ़ने वाली बीजेपी को एक आत्मबल भी मिल गया कि इस पर तो हमला करेंगे। ये क्या बोल गए राहुल गांधी? ऐसे विषयों पर रणनीतिक चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये तो सोचना चाहिए कि कहीं आपने बैठे बिठाए एक मसला तो नहीं दे दिया कांग्रेस को, बीजेपी को। बहुत धन्यवाद रजनी जी, बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब, बहुत धन्यवाद संदीप पौराणिक जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला क्रम लगातार जारी है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।